गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है घर में होंगे, अच्छे से होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए इस लॉकडाउन जैसी विकट समस्या में हम लोग घर पर रहकर स्टडी करते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का MTTP के चैनल पर, जहां आज हम लोग अपने पहले क्लास में हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जो हर एक क्लास के लिए उपयोगी है, चाहे यह कोई कॉम्पिटिटिव क्लास हो या फिर आपका कोई सिलेबस का हो। कहीं भी चले जाइए, हिंदी व्याकरण हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार को। देखिए, वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्ण से जुड़ी हुई सभी जानकारी पाते हैं। जैसे सबसे पहले तो इसका परिभाषा देखेंगे, परिभाषा के बाद इसके भेद देखेंगे, इसकी उत्पत्ति देखेंगे और इसके उच्चारण स्थान को देखेंगे। उच्चारण स्थान खास करके लोग समझते हैं कि यह काफ़ी टेढ़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उच्चारण स्थान सबसे इजी चीज़ है। बस आप लोग मेरे साथ चलते जाइए और उम्मीद है कि अगर आप लोग मेरे साथ चलेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित ही उच्चारण स्थान को एकदम ट्रिक से सीखेंगे और जहाँ से भी पूछा जाएगा आप लोग उसका जवाब देंगे। सबसे पहले आप लोग जो सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, ताकि जो भी हमारा रोज का वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आपको सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा। परिभाषा में आप लोग जानते हैं कि वर्ण किसको कहते हैं। तो वर्ण का परिभाषा ध्वनि का वह सबसे छोटा टुकड़ा जिसे और भी खंडित ना किया जा सके वह वर्ण है, उसी को लिखेंगे। अब देखिए, इसी में अगर वर्ण विचार की परिभाषा पूछ दी जाए कि आखिर वर्ण विचार क्या है, तो कुछ नहीं, बस इतना सा ही लेंगे और इसमें कह देंगे कि हिंदी व्याकरण का वह भाग जिसमें हम वर्ण की उत्पत्ति, वर्ण की रचना, वर्ण के भेद इत्यादि का अध्ययन करते हैं, वह वर्ण विचार कहलाता है। अब उसके अंतर्गत आ गया वर्ण। तो वर्ण ध्वनि का वह सबसे छोटा टुकड़ा है। देखिए, जैसे हम लोग कुछ बोल रहे हैं, जैसे कुछ भी जो भी बोल रहे हैं हम लोग, जो जैसे जो कुछ तो निकला। अब मान लीजिए इसमें टक टक, तो ये भी आवाज, ये ध्वनि है। यह भी एक छोटा सा टुकड़ा है। इसको अब टक, क और क को और ज्यादा खंडित नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे देखिए उह, ह, क, च इत्यादि, ये सब के सब क्या है, सभी के सभी हमारे वर्ण हैं। अब इस वर्ण को अगर देखा जाए कि वर्ण को कितने भागों में खंडित किया गया है, क्वेश्चन आएगा आपका कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। सबसे पहला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा इसको, स्वर वर्ण, और दूसरा है हमारा व्यंजन वर्ण। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं स्वर वर्ण की परिभाषा। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वर्ण को दो भाग में विभक्त किया गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले स्वर वर्ण को देखिए।
जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, कोई भी अन्य वर्ण का सहायता किसी के उच्चारण में जब ना लिया जाए तो ऐसे वर्णों को ही हम कहते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या हिंदी में 11 है, जबकि संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 मानी गई है। इस चीज को याद रखेंगे, ये जो स्वर वर्ण की संख्या है कितनी 11 है, इसको एकदम याद रखना। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है 11 है। अब देखिए कौन कौन से स्वर वर्ण हैं, ओ है, आ है, ई है, दीर्घई है, उ है, दीर्घ उ है, री है। री को संस्कृत में दीर्घ री का भी प्रावधान है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयोग अब ना के बराबर किया जाता है। अब देखिए ए है, है, ओ और औ। अब इसको फिर 3 भाग में बांटा गया। कहा दिया जाएगा आपको कि स्वर वर्ण को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसको 3 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। देखिए यह ओ, यही थोड़ा जब दीर्घ आ, इसी से दीर्घ होकर के बना, तो आ हो गया दीर्घ में और ओ हो गया ह्रस्व में। फिर ई, फिर देखिए यहाँ दीर्घ में क्या आ गया, दीर्घई, इसलिए नाम भी है इसका दीर्घई। इसको बोलते बोलते आदमी बना दिया है दीर्घई, दीर्घई। और ह्रस्व उ है, यहाँ पर देखिए ये दीर्घ उ है, बोलते बोलते आजकल ये हो गया दीर्घऊ, दीर्घऊ, लेकिन होता क्या है, यह ह्रस्व उ है। फिर री इसमें आ गया, दीर्घ री का प्रावधान नहीं है, इसलिए दीर्घ स्वर में उसको नहीं मानेंगे। संयुक्त स्वर आप देख लीजिए, ओ और ई के मिलन से ही ए बनता है और ए से ही ऐ बनता है, इसलिए ए और ऐ दोनों को कहा गया संयुक्त स्वर। इसके बाद ओ और हर्षऊ से मिलने के बाद ओ प्लस हर्षऊ, यानी ऐसे अगर अभी संधि जब पढ़ेंगे हम लोग, ओ और हर्षऊ से मिलकर क्या बन जाता है ओ। तो इस कारण से यह ओ और ह्रस्व दोनों देखिए ह्रस्व स्वर है और ये मिलके एक अलग स्वर बना रहा है, इस कारण से इसको संयुक्त स्वर कहेंगे, क्योंकि इसमें संयोग हुआ है। अब मात्रा के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके भी 3 भाग हैं। ह्रस्व मात्रा जिसमें काफी कम जोर लगे, दीर्घ मात्रा जिसमें थोड़ा ज्यादा जोर लगता है, लगभग दुगुना, और लगभग 3 गुना जब जोर लगे तो इसको हम प्लुत मात्रा कहते हैं। जैसे ओम, देखिए बोलने के साथ ही ओम तो वैसे भी बहुत एनर्जेटिक चीज है, बोलना चाहिए हमें, ये प्लुत मात्रा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा प्रश्न बना, कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि मात्राओं को कितने भाग में किया गया विभक्त, तो 3 भाग में। और अगर स्वर को वर्गीकृत करने की बात आई तो कितने भाग में, यह भी 3 भाग में, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसमें ह्रस्व स्वर है, इसमें ह्रस्व मात्रा है, इसमें दीर्घ स्वर है, इसमें दीर्घ मात्रा है, इसमें संयुक्त स्वर है, इसमें प्लुत मात्रा है। अब मात्रा की देखी जाए बात तो यह प्रायः लोग कंफ्यूज करते हैं, कहाँ ह्रस्व होगा कहाँ दीर्घ होगा। तो यह आप पढ़ने के क्रम में या एक अच्छे वक्ता को जब सुनते हैं, प्रायः न्यूज वगैरह सुनते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने आप यह चीज ज्ञान होते जाता है, कहाँ ह्रस्व लगेगा कहाँ दीर्घ लगेगा। जब भी आप पढ़ें उस समय काफी मतलब ध्यान से पढ़ें कि कहाँ ह्रस्व मात्रा है कहाँ दीर्घ मात्रा है। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज अपने आप हो जाएगा। तो इसको एक बार आप लोग उतार लीजिए। अब इसको देख लीजिए कि व्यंजन वर्ण किसे कहें। व्यंजन वर्ण के लिए सीधा सीधा परिभाषा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसको क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो एकदम याद रख लीजिए इसको कि स्वर वर्ण में किसी की सहायता नहीं ली जाती है और व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ण की संख्या थी 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या है 33। अब देखिए 33 कौन कौन है। सबसे पहले क वर्ग आ जाइए, इसमें 5 वर्ण है, क ख ग घ ङ। फिर च वर्ग आ जाइए, च छ ज झ य। फिर ट वर्ग आ जाइए, ट ठ ड ढ न। फिर त वर्ग आ जाइए, त थ द ध न। प वर्ग आ जाइए, प फ ब भ म। इसके बाद य र ल व और तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह। 25 4 29 4 33। अब आपको ये लग रहा होगा कि कुछ छूट रहा है। जरूर छूट रहा है कुछ, लेकिन जो भी छूट रहा है वो इसी से मिलके बन जाएगा।
तो इसलिए छूटा कौन कौन सा हमारा, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार चीज छूट गया हमारा। ये जो चार चीज छूटा, ये चारों चीज हमारा संयुक्त वर्ण कहला जाएगा, क्योंकि अक्ष जो वर्ण है वह क और छ से मिलके बना है, और त्र जो है वह त और र से मिलके बना है, ज्ञ है ज और य से मिलके बना है, और स्र जो है वह स और र से मिलके बना है। तो इस प्रकार से यह अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र की उत्पत्ति भी इन्हीं वर्णों से हो गई है, इसलिए इसको इससे अलग नहीं करके रख सकते हैं हम लोग। बस ये 33 जो है, ये 33 बिल्कुल अलग हुआ है, इसको अलग ही रखेंगे। अब इसके बाद और भी अभी छूट रहा है, ये ड़ और हिंदी में इसे नया वर्ण कहा जाता है, जो ड और ढ के नीचे बिंदु पड़ने से बना हुआ है। तो अब आप देख लीजिए कि क्या ये अलग है, नहीं अलग नहीं है। अब आ जाइए अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, इन सभी को अगर देखा जाए तो हम लोग संयुक्त व्यंजन कहेंगे। अब पूछा जाएगा आपसे संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। अब कौन कौन सा है ये, अक्ष है, त्र है, ज्ञ है, स्र है। क्यों संयुक्त कहलाता है भाई, संयुक्त किसको कहेंगे, जब तक कि कुछ मिलावट ना हो तब तक संयुक्त तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए देखिए अक्ष है, तो अक्ष में किस किस वर्ण की मिलावट होगी, तो क और स से मिलकर बन गया अक्ष। अब त्र में देखिए त और र से मिलके बन गया त्र। ज्ञ में देख लीजिए ज और य से मिलके बन गया ज्ञ, और स्र में देख लीजिए तालव्य स और र से मिलके बन गया स्र। अब ऐसे स्थिति के बाद एक चीज और हमारे पास है, ये ड़ और अढ़, इसके नीचे बिंदु दे दीजिए। तो आखिर ये कौन सा व्यंजन है, तो देखिए इसमें ड के नीचे बिंदु, ढ के नीचे बिंदु, इसको कहेंगे हम लोग द्विगुण व्यंजन। ठीक है, चलिए ये चीज हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन किसको कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन किसको कहेंगे और पुष्प व्यंजन किसको कहेंगे। इसके ठीक पहले हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा है, क्या थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो हिंदी में व्यंजन है, व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। 33 में कौन कौन सा आया था, तो पहले सभी 5 वर्ग पढ़ा था हम लोगों ने, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग हो गया। और उसके बाद हमारा हो गया था क्या, अंतस्थ व्यंजन 4 और पुष्प व्यंजन 4, 25, 4, 29, 4, 33। अब वो उनकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग संधि की ओर। सॉरी, संधि से पहले हम लोग उच्चारण स्थान की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद फिर संधि। चलिए अब इसके बाद आ जाइए स्पर्श व्यंजन पर, कि पूछा जाएगा कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए स्पर्श नाम से ही है, इसका परिभाषित कर सकते हैं नाम से, स्पर्श जिसमें सटता हो। क्या सटता हो, क्या स्पर्श हो रहा है, तो देखिए वैसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण भिन्न भिन्न स्वर तंत्रियां, स्वर तंत्रियां 5 हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये पांचों स्वर तंत्रियों में से परस्पर यानी एक एक करके अलग अलग जिह्वा जो है उसमें सटेगी, और जिह्वा सटने के पश्चात वायु अवरुद्ध होगी और कोई ना कोई वर्ण निकलेगा। जैसे देखिए कंठ, कंठ का जब कंठस्य वर्ण जो है क, ख, ग, घ, ङ, ये कंठ से निकलते हैं और जिह्वा से वायु अवरुद्ध होते हुए जब निकलती है तो इसको क, ख, ग, घ, ङ के रूप में हम लोग लिपिबद्ध करते हैं। फिर दूसरा आ जाइए च वर्ग, इसमें च, छ, ज, झ, य है। ट वर्ग आ जाइए ट, ठ, ड, ढ, न है। त वर्ग आ जाइए
जाइए तो थ द ध न है, पवर में आ जाइए प फ प भ म है। इसको उतार लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा चीज जो आएगा वो है अंतस्थ व्यंजन। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको उतार लेंगे फेयर में। और जिनके पास पहले से फेयर है वो एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि संधि शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत वर्ण के बारे में जानना आवश्यक है। अब देखिए आगे अगला आ जाएगा दूसरा, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? इसकी संख्या कितनी है? जैसे स्पर्श व्यंजन हो गया उसी तरह अंतस्थ व्यंजन आएगा कि इसकी संख्या कितनी है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं अंतस्थ व्यंजन के पास। आखिर ये अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो सबसे पहले देख लीजिए कि वैसे परिभाषा देखिए इसका, वैसे वर्ण जिसका उच्चारण अंतःकरण से हो, यानी अंदर से हो। अंतः का अर्थ ही हो गया अंदर, अंतःकरण से हो अर्थात जिसके उच्चारण में फेफड़े से निकली वायु मुंह में आकर के घूम करके बाहर निकले, उसके बाद कोई ध्वनि उच्चारित हो, तो ऐसे व्यंजन को ही हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी कुल संख्या 4 है, ये याद रखने वाली बात है। कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर अंतस्थ व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 4 है। कौन कौन है? य, र, ल और व। कभी कभी 4 ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा तो उसमें दे दिया जाएगा कि इसमें क, य, र और ल, इसमें कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि क को हम लिखेंगे कि यह अंतस्थ व्यंजन नहीं है, क्योंकि यह तो स्पर्श व्यंजन है। अब देख लीजिए आगे उष्म व्यंजन। उष्म नाम से ही है, उष्म मतलब गर्म। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर तंत्रियां, स्वर तंत्रियां कितनी है? 5 स्वर तंत्रियां। कौन कौन सी? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इन 5 स्वर तंत्रियों में जब आपस में रगड़ होता है, घर्षण होता है, तो गर्म वायु निकलती है। और इसी उष्णता के कारण जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। ऐसे भी आप लोग देख लें, जब हम अपने हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो इस रगड़ के पश्चात हमारा हाथ गर्म हो जाता है, और गर्म होने के पश्चात इससे हमें मतलब हम असहज महसूस करने लगते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर भी वैसा ही होता है, जब स्वर तंत्रियों की रगड़ से किसी ध्वनि का उच्चारण होता है तो उसे हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। यह भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, और इस प्रश्न को काफी अच्छे से देख लें आप लोग कि कौन कौन से वर्ण हैं। तालव्य स्व है, मूर्धन्य स्व है, दंत स्व है और ह है। तो सब के सब इस चीज को याद रखें, कितने वर्ण हैं? 4 हैं। कौन कौन है? ये 4 हैं। इसके बाद हम लोग अब आगे जो चर्चा करेंगे घोष वर्ण की, अघोष वर्ण की, अल्प प्राण की, महाप्राण की। पहले इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पहले उतार लीजिए, आगे की बात हम लोग आगे करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अल्प प्राण एवं महाप्राण व्यंजन पर। सबसे पहले देखिए, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। अल्प मतलब कम और प्राण मतलब वायु। अल्प मतलब हो गया कम और प्राण का अर्थ हो गया वायु, यानी कि वह व्यंजन जिसके उच्चारण में हमारे मुंह से कम वायु निकलती है उसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो है वह अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग क्या है भाई? चलिए देखिए, मान लीजिए हम लिख लेते हैं क वर्ग। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो क आएगा, खो आएगा, गो आएगा, घो आएगा और अंगो आएगा। तो इसमें क्या कहा गया कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण यह आपका क्या है? अल्प प्राण है, जिसके उच्चारण में कम वायु हमारे मुंह से निकलती है। एक बात और देख लीजिए, जितना भी ये वर्ण है, जैसे
क है, तो इसमें क को बोलने में ज्यादा वायु का प्रक्षेपण हमारे मुंह से नहीं होता है, ज्यादा वायु नहीं निकलती है। और इसका अर्थ ये भी है कि जब ज्यादा वायु नहीं निकल रही है, इसका अर्थ है कि इसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती होगी। यानी कि क को इंग्लिश में लिखिए, क्या करें, के, एच लगा है इसमें, नहीं लगा है, इसका मतलब इसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं है। ख देखिए इसमें हकार जैसी ध्वनि होगी, के एच, एच आ गया, ह है ना इसमें, अब ग आ जाएगी इसमें, देखिए जी, घ देखिए इसमें हकार होगा, जी एच घ, अंगों में आकार नहीं होगा। तो इस तरह से जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती, इसमें ह का उच्चारण नहीं होता है, इसका मतलब समझ जाएंगे कि उसमें ज्यादा वायु का प्रक्षेपण नहीं हो रहा है। दूसरी बात महाप्राण व्यंजन को लेकर के, इसमें वही महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु। जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हमारे मुंह से ज्यादा वायु निकले उसी को हम क्या कहेंगे, महाप्राण व्यंजन कहेंगे। महाप्राण व्यंजन के लिए क्या, तो देखिए कौन कौन सा बचा था, ये जो घेरा हुआ है गोल गोल वो क्या है, अल्पप्राण है, बचा कौन सा, दूसरा और चौथा। और इसके साथ साथ सभी उष्ण व्यंजन जितने आपके पास, यानी तालव्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, दंत स्वर और ह, सभी में हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। अब हकार जैसी ध्वनि, हकार का मतलब समझ जाइए कि ह उसमें है। अगर ह है तो इसका मतलब है कि किसी न किसी तरह से ह अगर नहीं आ रहा है, देखिए ख, तो आप पूछते होंगे, सोचते हैं अरे भाई ह में ह कहाँ से आ गया, अरे लिख के देखिए इंग्लिश में, के एच, एच आया ना, इसका मतलब ह है। इसी तरह जितने भी महाप्राण है उसमें ज्यादा वायु का प्रक्षेपण होगा, ज्यादा वायु हमारे मुंह से निकलेगी, इसलिए इसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब इसको आप ट्रिक से समझने के लिए देखिए, हर एक जो वर्ग है उसमें 5 वर्ण होते हैं। अब इस 5 वर्ण में इसको ऐसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि पांचों वर्ग, एक वर्ग का 5 वर्ण हो गया। मान लीजिए हम क वर्ग लेते हैं, क ख ग घ अंग, कौन कौन सा वर्ग बोला गया, कौन कौन सा वर्ण है हमारा यहाँ प्राण, पहला, तीसरा, पांचवा। तो ऐसे गिनिएगा, अल्प छोटी उंगली है, अल्प छोटा, अल्प महा, अल्प महा, अल्प, फिर से एक बार देख लीजिए, अल्प महा, अल्प महा, अल्प, यानी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब आपको अगर ऑप्शन देके पूछ दिया जाए कि कौन सा ये वर्ण है, देखिए मैं जैसे कि ऑप्शन देके आपको बता रहा हूँ कि कैसे होगा, इसको आप पॉज करके लिख लेंगे और फिलहाल देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इससे। ऑप्शन है आपका चौथा, आपका ऑप्शन है घ। अब देखिए अगर पहचानने नहीं आ रहा है, चौ, देख लीजिए चौ तो पहला वर्ण है और आप लोग जान रहे थे पहला वर्ण अगर आएगा, पहला कौन सा होता है, अल्प महा, अल्प महा, अल्प, यानी पहला वर्ण हो गया, अर्थात ये अल्पप्राण है। पहले आंसर मिल गया हमको। अब तो अगर मान लीजिए देखिए सब में ठ क्या है, दूसरा वर्ण है, अल्प महा, झ क्या है, चौथा वर्ण है, ये भी नहीं होगा, घ दूसरा वर्ण है, ये भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। तो और देख लीजिएगा, चौ को छ, इसको चौ को किस वर्ण, पहला से, ठ को इससे भी अगर नहीं होगा, देखिए हकार जैसी ध्वनि किसमें आ रही है, तो अब आप बोलेंगे कि हकार जैसी ध्वनि तो चौ में भी है, इसमें सी एच लगा हुआ, ये इसका है, इसके अतिरिक्त एक और एच लगा हुआ है, इसमें नहीं है। छ देखिए, अब बोलिए चौ, छ, ह आ रहा है इसमें,
तो पहला आंसर हो गया इसका ही जो है अल्पप्राण व्यंजन। इसी तरह से प्रश्न आते हैं, अब किसी भी वर्ण को दे दिया जाए, चाहे अल्पप्राण पूछे या महाप्राण पूछे, आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं घोष एवं अघोष वर्ण की ओर, उसके बाद चलेंगे हम लोग उच्चारण स्थान की तरफ। घोष वर्ण में देख लीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये 5 जो है स्वर तंत्रियां हैं। अगर ये झनकृत हो रही है, बोलने में झनकार आ रहा हो जैसे, तो इन्हें घोष वर्ण कहेंगे। जैसे देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा है, चौथा है एवं 5वां वर्ण, सभी स्वर वर्ण य, र, ल, व और साथ में ह भी, ये याद करना पड़ेगा आपको। ये घोष वर्ण देखिए ह, हल, हल, तो बोलने के क्रम में ही क्या होगा कि झनकार निकलेगा। जैसे देखिए क, ख, ग, ग, घ, झनकार हो रहा है। तो अनुभव करने की यहाँ पर बात है कि अनुभव आपको करना होगा। यह परिभाषा याद रखिए आप, जिन वर्णों को उच्चारण में स्वर तंत्रियां झनकृत नहीं होती हैं वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। जो छूटा उधर से वो सब बच गया आपका अघोष वर्ण में। तो इस तरह से घोष और अघोष को भी हम लोग इस तरह से फेयर में कर लेंगे, इसको पढ़ लीजिए अच्छे ढंग से। और इसके बाद अब हम लोग चलेंगे कि और कौन कौन सा वर्ण बचा। तो इसके बाद हम लोगों के पास बच जाता है अब अनुनासिक बच जाता है। देखिए अनुनासिक, अनु का मतलब ये होता है पीछे, ठीक जो नाक के पीछे, नासिक मतलब नासिका मतलब नाक, नाक के ठीक पीछे से जो वायु निकल के आ रही है और जिस ध्वनि की उत्पत्ति हो रही है वो सब क्या कहलाया जा रहा है, अनुनासिक है। अनुस्वार है, चंद्र बिंदु है, ये सब आपके अनुनासिक है। तो इस तरह से हम लोग वर्ण के बारे में अभी तक जान चुके हैं। उच्चारण स्थान की बात हुई जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग उच्चारण स्थान में देखिए सबसे पहला चीज कि उच्चारण स्थान में क्या क्या कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो कि हम फटाफट याद कर लें। कैसे याद करेंगे आप लोग? तो सबसे पहली बात देखिए कि आपके पास कितने वर्ग हैं। 5 वर्ग थे, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन सा है? क वर्ग है। उसके बाद कौन सा है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, चौवर्ग है। ऐसा नहीं क वर्ग के बाद आप ट वर्ग ला रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। क वर्ग है, चौवर्ग है, उसके बाद ट वर्ग है, उसके बाद त वर्ग है, उसके बाद प वर्ग है। तो देखिए ये 5 जो है 5 वर्ग को तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। उच्चारण स्थान, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते रहते हैं प्राय एग्जाम्स में, चाहे आपके सिलेबस वाले एग्जाम्स हो या फिर आपका ये बोर्ड वाला एग्ज़ाम हो या फिर आपका स्कूल का एग्ज़ाम हो या फिर आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, कहीं से भी देखिए कवर्ग, चौवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। देखिए सबसे पहले जो हमारा यहाँ से आवाज़ निकल रहा है, कहाँ से? यहाँ से आवाज़ निकल रही है हमारी। जैसे आवाज़ यहाँ से निकलती, सबसे पहले कौन सा हमारे पास आता है स्वर तंत्री? तो कंठ है। तो सबसे पहला जो ये आ गया कवर्ग आपका, कवर्ग में जितने वर्ण आएंगे कंठ से। उसके बाद ठीक चले जाइए ऊपर, कंठ से निकला ऊपर टकराया तालु में, हा करेंगे, ऊपर वाला है तालु, कंठ तालु। इसके बाद नीचे, जीवा जब नीचे पड़ती है तो उसको मूर्धा कहते हैं। तो ये हो गया आपका मूर्धा। दांत तो जानते ही है सभी, दंत। और ओष्ठ के होठ, ये ओष्ठ है, ये ओष्ठ लिखिए इसको, ओष्ठ होठों से। तो देखिए 5 वर्ग इसको रखिएगा इस तरह से आप, कैसे? तो इसको आप रखिए कि 5 वर्ग है हमारे पास और 5 स्वर तंत्रियां हैं। देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 रख लीजिए। 5 उंगलियों में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और इधर रख लीजिए आप उसी तरह, उसी सीरियल वाइज में, जैसे इधर से आपने शुरू किया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो उसी तरह से इसमें रखिए आप। सबसे पहले कंठ है, उसके बाद तालु है, फिर मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है।
तो अब ये वाली जो छोटी उंगली है इससे जुड़ जाएगी, ये वाली इससे, ये वाली इससे, ये वाली इससे और ये वाली इससे। प्रणाम नहीं करना है। तो कंठ देखिए, अब पूछ दिया जाएगा, बताइए जौ का उच्चारण स्थान कहाँ से है। जौ आपको तुरंत याद करना होगा। जौ जो है किस वर्ग का है, तो जौ यहाँ से है, जौ छ जौ। जौ चौवर्ग का है। चौवर्ग कहाँ रखा था आपने, कवर्ग चौवर्ग। अच्छा इधर से लाइए, अब दूसरा उंगली में क्या है आपका, तालु। अच्छा इसको लगा है, कंठ तालु, कंठ के बाद तालु आया, यानी जौ का उच्चारण स्थान कहाँ से हो गया आपका, तालु से। तो 5 उंगलियों में इधर रख लीजिए आप 5 स्वर तंत्रियों को, और 5 उंगलियों में इधर रख लीजिए आप ये 5 जो वर्ग हैं। 25 तो आपका ऐसे ही याद हो गया। आज इन 25 को हम लोग रखते हैं और कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। आज इस 25 को आप लोग अच्छे से याद कीजिए। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे फिर, तो उच्चारण स्थान पर अच्छे से बात होगी, और उच्चारण स्थान के ठीक खत्म हो जाने के बाद हम लोग संधि पर आएंगे। संधि जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके 9, 10, 11, 12 के लिए। तो संधि पर इसके बाद चर्चा करेंगे। तब तक आज हम लोग इस जगह पर ही, यहीं पर अपने इस क्लास को विराम देते हैं। अच्छे से रहिए, ध्यान से पढ़िए, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए। आपको कोई घर में उस तरह से मुनाइट करने वाला नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है आपके मम्मी पापा उस तरह से ध्यान नहीं देते हों, या देते भी हों तो आप क्या बना रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। बस आप साथ में चलिए। अब इसी पर आधारित कुछ जो प्रश्न होंगे वो मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचा दूंगा। आपको इस पर तैयारी करके रखना है, और ये पूरा का पूरा नोट्स जो है आपका, जो अभी तक हमने पढ़ा उसके नोट्स को बना करके आप फोटो खींच करके जो व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है।